jungle. माननीय हीरालाल जी से आग्रह करूंगा कि एक बार आप भी सरकार के 1 साल बेमिसाल इस विषय पे अपनी बात को रखें। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्म दिवस पर एकत्रित हैं। मैं सभी को पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की 100वें जन्म दिवस की शुभकामना देता हूं। और आज का जो ये हमारा 1 वर्ष का कार्यकाल रहा है और उसमें जिस तरह से 1 साल बेमिसाल आप सब ने देखा है कि सरकार का जो पहला बजट आया और उसमें जिस तरह से सरकार ने बजट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी, वो विपक्ष को बिल्कुल भी ये आभास नहीं था कि इस तरह का कोई बजट पहली बार जो मुख्यमंत्री बने वो दे सकते हैं। मैंने विधानसभा में देखा है कि कई हमारे प्रतिपक्ष के विधायक थे, उन्होंने भी उस बजट, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये जो घोषणाएं हुई है वो पूरी कैसे होंगी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारियां तय करी, प्रभारी मंत्री हों, प्रभारी सचिव हों, उनको तुरंत भेजा और ये तय किया कि जो भी घोषणाएं हुई है, जो स्वीकृतियाँ हुई है, वो धरातल पर उतरे और उसके लिए निरंतर जिलों में आकर के जिन भी जिलों की वो घोषणाएं थी, वहाँ की चाहे वो ज़मीन का आवंटन के विषय रहे हों, उससे संबंधित कोई किसी प्रकार की कोई स्वीकृतियाँ जारी होनी हो, चाहे वो वन विभाग से लेकर के हो, फॉरेस्ट क्लियरेंस से हो या अन्य कोई जानकारियाँ, सारी ऐसी पहली बार बजट का निरंतर मॉनिटरिंग का जो क्रम चला और निरंतर मीटिंगें जिलों में हुई, उसका नतीजा है कि हमारे इस पहले बजट की लगभग सभी घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी होगी, तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी होगी, टेंडर जारी हो गए और काम प्रारंभ हो गया। और आपने देखा है कि हमारी जो चुनावी घोषणा थी उसका 50% से ज़्यादा हमने वो घोषणाएं पूरी कर ली है। केवल 1 साल में जो 5 साल की घोषणाएं थी उसका 50% से ज़्यादा काम घोषणाएं पूरी हो जाए, ये पहली बार ऐसी सरकार बनी है भजन लाल जी के नेतृत्व में जिसने ये सब ऐसे ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं। जिस तरह से आप क्षेत्रवार लेंगे तो हमारे यहाँ पेयजल को लेकर के हो, जल जीवन मिशन को लेकर के हो, तो जिस तरह से इस बार जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उस समय जल जीवन मिशन के काम नहीं हुए और काम हुए तो उनमें इस तरह के घटिया काम हुए। हमारी सरकार बनते ही ये तय किया गया कि जल जीवन मिशन के काम भी होंगे और जहाँ उनमें कमियाँ हैं उनको भी हम दूर करेंगे। यही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में आप ले लीजिए, जिस तरह से जो भी समस्याएं थी ऊर्जा के क्षेत्र की, उनको हमें जो विरासत में जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार के समय जो ऊर्जा का तंत्र मिला था, जो जीर्ण शीर्ण था, उसके लिए उस समय की जो भीषण गर्मी थी जिस समय हमने सरकार संभाली, जब लोगों को जो तकलीफ हुई थी उसको हमने ठीक किया। और यही नहीं, हमने उस गर्मी में जो समस्याएं थी उनके लिए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए हम डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी हमने सहयोग मांगा और वहाँ से भी हमने अतिरिक्त बिजली ली और उस समय तो तकलीफ आई, उससे हमने सबक सीखा और उसके लिए अब इस बार जो कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की ज़रूरत होती है हमें,
रवि के लिए, उसमें हमने पूर्ववर्ती सरकार की तरह बैंकिंग नहीं किया, हमने बिजली की खरीद करी। जिस तरह से पिछली सरकार ने बैंकिंग करने के बाद हमने उसको चुकाया था, तो 10 रुपये तक की बिजली लेकर के ख़रीदा था। इस बार हमें वो बिजली लगभग 5 रुपये 40 पैसे 5 रुपये तक में खरीद में मिली, जिससे कि जनता का जो पैसा था वो भी बचा और हमने किफ़ायती दरों पर बिजली खरीद करके अभी जो कृषि क्षेत्र को हम बिजली दे रहे हैं, करीबन आधे से ज़्यादा किसानों को हम निरंतर दिन में बिजली दे रहे हैं, जिसका हमारी घोषणा थी। और आने वाली अगली रबी की फसल होगी, उसके पहले पहले हम पूरे राजस्थान में किसानों के लिए दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। वादे के हिसाब से उनको इतने कनेक्शन जारी कर दिए, उन सब कनेक्शनों को भी हमने धीरे धीरे करके और काफ़ी कीमत पर पूरा कर लिया। आज ट्रांसफार्मरों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जो कनेक्शन अभी कृषि क्षेत्र के बकाया रह गए उनको भी हम मई जून तक पूरा करके और 100% किसानों को कृषि कनेक्शन जो हमारे बकाया वो दे देंगे। और हमने जो बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ साथ जिस तरह से हम सोलर लगा करके, चाहे वो कुसुम ए हो, कुसुम सी हो, या फिर हम हर GSS पर भी सोलर लगा रहे हैं हमारी हेम योजना के तहत। और उसके माध्यम से जब ये सोलर लगेंगे, ये ज़मीन पर उतरेंगे, तो हमारी योजना है कि आगे जा कर के ये सोलर लग जाएं, तो जिस तरह से आज बिजली में वेटिंग चलती है, प्रतीक्षा सूची चलती है, हमारे पास जहाँ भी सोलर लगने के बाद अगर वहाँ क्षमता उपलब्ध होगी तो हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि अब बिजली में तुरंत कृषि कनेक्शन, जिस तरह से हमारा इंडस्ट्री को मांगते कनेक्शन होता है, हमारा डोमेस्टिक में कनेक्शन होता है, वैसी योजना हम बनाने के लिए प्रयासरत हैं कि कृषि के उपभोक्ताओं को भी मांगने पर कनेक्शन मिल जाए। इसके लिए हम हमारे विद्युत तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं और आने वाले समय में उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि कृषि के उपभोक्ताओं को भी तुरंत मांगने पर कनेक्शन मिले, ऐसे सोलर लगा करके। और हम वहाँ पर जब सोलर चालू होंगे तो ये योजना भी हम लेकर के आने वाले हैं। जिस तरह हम और भी विभागों में जो काम हुए हैं उसकी काफ़ी लंबी सूची है, मैं उसकी सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप उसमें से भी हमारी योजनाओं का जो विकास का है, जो हमारा बजट का है, उसको भी छाप सकें। आजकल कांग्रेस जिस तरह से उसके पास कोई मुद्दे नहीं है और वो बिना मुद्दे के केवल और केवल जब उनसे कुछ हो नहीं रहा, सरकार बढ़िया काम कर रही है, केंद्र की हो या राज्य की हो, ऐसे मुद्दे उठा रही हैं जिससे कि वो ध्यान बटाए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए हमारी सरकार ने काम किए, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हो, चाहे वो नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हो, दोनों के नेतृत्व में बाबा साहब को जो सम्मान मिला, कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। उनको सम्मान दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें भारत रत्न दे करके सम्मानित किया। ये पहली बार हुआ कि ऐसे संविधान निर्माता हमारे जो राष्ट्र नायक हैं उनको भारत रत्न दे करके भाजपा ने नवाजा। कांग्रेस जब भी सत्ता में रही उनको कोई सम्मान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये मजबूर किया कि कैसे बाबा साहब इस्तीफ़ा दे करके पद छोड़ें। इस स्थिति में उनको आना पड़ा और मजबूरी में उन्हें इस्तीफ़ा दे करके और अपना पद छोड़ना पड़ा और उसके लिए मजबूर हुए और चुनाव लड़े। तो वहाँ कांग्रेस ने उनको टिकट भी नहीं दिया और उनका विरोध किया और उनको दोनों चुनाव जो लड़े उनको वो दोनों चुनाव हरवाने का काम कांग्रेस ने किया। आज ये ढिढोरा पीट रही है जिस तरह से। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए कुछ किया नहीं तो किस बात के लिए बाबा साहब का ढिढोरा पीट करके, और जब उसका वोट बैंक खिसक रहा है, जब उसके पास कुछ ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं तो वो केवल वोटों की राजनीति करके बाबा साहब के नाम का उपयोग करना चाहते हैं, न कि उनका कोई बाबा साहब के प्रति किसी तरह का प्रेम रहा है। जब वो इस तरह की स्थिति है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमें यही नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा आज के इस में कि कांग्रेस कहती है कि हम किस मुंह से वो अनुसूचित जाति हो चाहे वो जनजाति हो उसके हितैषी की बात करती है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है और डेटा है
कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब अशोक जी गहलोत यहाँ मुख्यमंत्री थे, 22-23 के बजट में जो SC/ST के लिए प्रावधान किए गए थे उसमें से 9,789 करोड़ का तो उन्होंने उपयोग ही नहीं किया। गहलोत जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 2020 और 21 से वर्ष 2022-23 में 3 वर्षों की में अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के मद में जो बजट में प्रावधान किया था 30,332 करोड़ रुपए का, उसके विरुद्ध 10,583 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं किए इन्होंने बजट में प्रावधान करने के बाद भी। ये उस वर्ग का हालात है जिनका बजट अनुपयोगी रह गया, जिसकी बात कांग्रेस हमेशा करती है कि हम ये SC और ST की। इसके अलावा चाइल्ड बच्चों के बजट के लिए 19 योजनाओं के लिए वर्ष 2022-23 में बजट में प्रावधान किया 1198 करोड़ रुपए का, उसके विरुद्ध मात्र 381 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। जबकि इस योजना में शहरिया जाति के आवासों के लिए विद्यालय, अनुसूचित जाति वर्ग के छात्राओं के लिए साइकिल, जनजाति वर्ग के बच्चों को प्रतिष्ठित स्कूलों में अध्ययन की सुविधा और अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति को लाभ दिए जा सकते थे। ये लाभ से वो बच्चे वंचित रहे क्योंकि उन्होंने वो बजट को खर्च नहीं किया। किस मुँह से ये कहते हैं कि हम अम्बेडकर जी की बात कर सकते हैं, जिन अम्बेडकर जी ने जिस वर्ग के लिए इतने प्रावधान किए उस वर्ग की कांग्रेस ने कोई चिंता नहीं करी। इस बात को दिखाता है कि उनके कल्याण के लिए बात करना कांग्रेस को कभी शोभा नहीं देता। एक तो तरफ तो इन वर्गों की वो तरफदारी और हिमायती होने की बात करते हैं, जबकि उनके समय में ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए आवंटित बजट का उपयोग ही नहीं हो सका। इस कारण नियंत्रण महालेखा परीक्षक को प्रतिवेदन में इस पर गंभीर टिप्पणियां करनी पड़ी। यदि उक्त बजट का उपयोग कर लिया जाता तो इन वर्गों के लाखों बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक अवसर मिलते। उन्होंने 22-23 में कई विभागों की योजनाओं की प्रगति का अवलोकन किए बिना ही, जब हम किसी भी बजट का अवलोकन करते हैं, अनुपूरक मांगे अगर हम रखते हैं सदन में तो वो रखते हैं कि इसमें बजट की ज़रूरत है। उन्होंने कभी कोई उसका अवलोकन नहीं किया और अनुपूरक मांगे आवेदन उन्होंने स्वीकृत करा ली, जबकि मूल बजट में ही राशि का पैसा खर्च नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति खुद वित्त मंत्री गहलोत जी के रहते हुए उनके इन कार्यकालों में हुई है। इसका गहलोत जी को हिसाब देना चाहिए और कांग्रेस को कभी संविधान निर्माता के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी उनका सम्मान नहीं किया। वोट बैंक की राजनीति करके और बाबा साहब का केवल नाम का उपयोग कर रहे हैं, जबकि उनको कभी उन्होंने सम्मानित नहीं किया, कभी उनको नवाजा नहीं और बल्कि अपमानित करने का काम किया है। ऐसी स्थिति कांग्रेस को दूंगा कि उसकी भी एक कॉपी मिले और आपको निश्चित रूप से जो कांग्रेस अम्बेडकर जी की बात करती है, SC/ST वर्ग की उत्थान की बात करती है, उसकी बातों को प्रमुखता से आपको अपने आज छापना भी चाहिए कि इनकी ये हालात हैं कि किस तरह से किस मुँह से बात करते हैं। सौभाग्य कि यहाँ ट्रिपल सरकार में बैठे अपन पिछले 3-4 महीनों से भाजपा का बोर्ड है। यहाँ पे 2 ऐसे काम बताए जो जिनसे कोई जनता को लाभ हुआ हो, सौंदर्यीकरण हुआ हो, शहर के गड्ढे मुक्त हुए हो, पर्यटन को लाभ मिला हो, रोजगार के साधन बढ़े हों, ऐसा कोई 2 एक काम बताया। देखिए, बूंदी में कोई भी हमारी यहाँ नगर निकाय है, उस पर भी हमारे यहाँ काबिज हुए हैं और हमने एक योजना बनाई है यहाँ के लिए। बूंदी के सौंदर्यीकरण की ले लो आप, चाहे वो यहाँ की हमारी रामगढ़ विस्तारी जो हमारा बड़ा पर्यटन का स्थल बनेगा उसको ले लो आप। कैसे बूंदी सौंदर्यीकरण हो उसके लिए हम योजना बना रहे हैं, उसके लिए प्रावधान कर रहे हैं और बहुत बड़ी योजनाएं बूंदी में आएगी जिसको कोई भूतोन भविष्य आप कभी सोच नहीं सकते। बूंदी के विकास के लिए इतनी योजनाएं बन रही है, वो तैयारी हम कर रहे हैं। अब कोई भी 5 साल के लिए सरकार बनी है तो सारे काम 1 साल में कर दें, ये संभव हो नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बूंदी की सौंदर्यीकरण की चिंता हमें है, हमारी सरकार को है, हमारे यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला हैं उनको है और निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं बूंदी में आएगी जिससे पर्यटन के मामले में राजस्थान का सबसे प्रमुख केंद्र बूंदी और कोटा बने, हाड़ौती बने, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। आज यहाँ रामगढ़ विस्तारी में ले लो, आज 6 टाइगर हो गए,
3 टाइगर फिर यहाँ आ रहे हैं। जब इतना बड़ा इस कार्यकाल में ये काम हो रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसको सर्किट बना करके बूंदी का सौंदर्यीकरण भी होगा, यहाँ की झील, तालाब, तलाइयाँ, इसमें बोटिंग हो, ये सब काम होंगे। लेकिन उसमें कुछ समय प्लानिंग में तो लगता है और हम निश्चित रूप से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ के सौंदर्यीकरण, गड्ढे भी बुझेंगे, ठीक भी होंगे और आप जो कह रहे हो वो भी काम होगा। नगर 280 करोड़ के प्रस्ताव भेजे थे, 280 करोड़ उसमें जो नगर परिषद बोर्ड की 18 तारीख को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये बात उभर कर सामने आई थी कि फूड को ऋण देगा। तो ऋण देने के बजाय राज्य सरकार इसमें अनुदान क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार पड़ेगा नगर परिषद के पास सोर्स ऑफ इनकम इतने नहीं है कि वो इस ऋण को चुका सके। वो देखिए, कोई भी ऋण देता है वो देखता है, प्रॉपर्टी भी देखता है, उसकी आय भी देखता है, वो सब देखता है, कोई ऐसे नहीं देता है। और हम आपको बता दें कि उसका चुकाने की भी व्यवस्था हम ही करेंगे, उसके लिए भी सोर्स डेवलप करेंगे, ऐसी कोई चिंता नहीं है। लेकिन उसके अभाव में कोई काम रोक दें, ये संभव नहीं है। काम कराना हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने हम पर विश्वास किया है, इसलिए यहाँ का सौंदर्यीकरण हो, यहाँ के बिजली तंत्र को विकसित करना हो, ये सुंदर लगे, बाज़ारों में जाए, एक जैसा कलर हो। वो पटियाल गद्दे हैं आज की तारीख में। उसकी हम स्थिति दिखवा लेंगे, अगर कहीं कोई कमी है तो निश्चित रूप से उसको ठीक कराएंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उपलब्ध कराएं, और नहीं होंगे तो हम हमारी तरफ से कोई एनजीओ की तरफ से उपलब्ध करा देंगे, हम चेक करा लेंगे। वहाँ उनको ठंड सर्दी से नहीं मरने देंगे, आपको बता दें। हम उनको कंबल भेज देंगे, बिस्तर भेज देंगे, जी क्या है। ऐसे भी तो कंबल बांटते हैं ना हमारे स्पीकर साहब, 1500 कंबल यहाँ भिजवा देंगे। अभी कहेंगे कल शाम को आ जाएंगे ना, क्या चिंता कर रहे हैं। तो सॉरी, हिंडोली और नेड़मा के जो चिकित्सालय वहाँ 11 में से 10-10 डॉक्टर बाहर है डेपुटेशन पे। सीएमओ से जांच भी हुई, करीब 15 दिन से जांच चली। डिप्टी जो विजय मित्तल जी डिप्टी कमिश्नर कोटा से जांच करने भी आए, 6 घंटे में दस्तावेज भी ले गए। न तो प्रतिनियुक्तियाँ निरस्त हुई, न कोई वहाँ पे चिकित्सक बैठे, जनता वहाँ से यहाँ इलाज कराने आ रही है। देखिए, जहाँ जहाँ भी कमियाँ हैं डॉक्टर्स की और हमारे चिकित्सा कर्मियों की, उसके लिए हमने लगभग 50,000 की भर्तियाँ इस विभाग के लिए निकाली है और नया सिलेक्शन होगा तो वहाँ की कमियाँ भी दूर होगी। अब जो आप विषय बता रहे हैं उसके बारे में भी मैं जानकारी करके, और अगर कोई कमी है तो मैं चिकित्सा मंत्री से बात करेंगे कि उसमें क्या, उसको क्यों वो डेपुटेशन पे है और क्या कारण रहा। अगर वो बिना किसी कारण के, बिना आवश्यक उसके डेपुटेशन पे, तो उनको निरस्त कराने की बात करेंगे मंत्री। जबकि स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर क्लियर है कि डेपुटेशन किसी भी हालत में नहीं किया जाए। नहीं, वो जांच करा लेंगे। कचौरी और खाई जाए नींबू पानी वाला निर्मल जी अमर रहे। राजू भाई साहब, और राजू भाई साहब, अटल बिहारी जी अमर रहे। भारत माता की अटल बिहारी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी जी अमर रहे। बूंदी में प्रेस वार्ता आयोजित की है, क्या कहना चाहेंगे जो सरकार का 1 साल है? देखिए, 1 साल सरकार के जो कार्यकाल का रहा है उसमें हमने कई विकास के काम जो इस कार्यकाल में बूंदी जिले के लिए हुए हैं और पूरी राजस्थान की जनता के लिए हुए हैं, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए निरंतर हमने मॉनिटरिंग करी है और उन विकास कामों का आज सारी स्वीकृतियाँ निकल चुकी है। जितने विकास काम हमने बजट में स्वीकृत किए थे, ये पहला बजट है जब इतनी जल्दी सारी स्वीकृतियाँ, उनकी FS, TS निकल करके और उनकी ज़मीनें आवंटन हो करके इन विकास के कामों के लिए हमने स्वीकृतियाँ निरंतर मॉनिटरिंग करके जारी करवाई है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से मेरे पास एक लंबी चौड़ी सूची है, बूंदी ज़िले में भी हर विभाग, चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो ERCP के माध्यम से यहाँ होने वाले पेयजल की व्यवस्था के काम हो, इतने बड़े कामों की हमारे पास सूची है कि जिसका इस कार्यकाल में भवन लाल जी के नेतृत्व में काम हुआ है। आप देखिए, ERCP ऐसी योजना है जो अभी तक कांग्रेस इसको लटका करके केवल राजनीति कर रही थी और झूठा प्रचार प्रसार करके और जनता को गुमराह कर रही थी। हमारी सरकार ने आते ही MP मध्य प्रदेश के साथ MOU किया। अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट है, तो अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट में जब तक हम उस संबंधित राज्य की सरकार के साथ समझौता नहीं करेंगे वहाँ तक संभव नहीं है। तो कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं, वाई लूटी है।
सरकार ने टेंडर निकाल दिया, टेंडर निकाल आया, उसका अवार्ड कर दिया, उसकी वर्क ऑर्डर दे दिया, उसकी डीपीआर बन रही करके तैयारी चल रही है और वो काम चालू होगा। 9,500 करोड़ के तो टेंडर निकाल दिए। उसके अलावा बाकी की भी हम डीपीआर बना रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब इससे पेयजल से लेकर के और चाहे वो सिंचाई से लेकर के और उद्योगों को भी हमारा पानी देने का काम करेंगे। जितना बड़ा इस कार्यकाल में हमारी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से एक्सप्रेसवे निकला है, उस एक्सप्रेसवे से जो बूंदी जिले में से निकल रहा है, यहाँ पानी की अपार संभावनाएं, कई इंडस्ट्रीज आएंगी, जो कनेक्टिविटी होगी तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले समय में जो इंडस्ट्री आएगी, जो रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे वो अपार होंगे। बूंदी की इतनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी कि बूंदी जिले से एक्सप्रेसवे निकला है, बूंदी जिले में एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होगी, एक्सप्रेस वे से होगी, सीधा हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित है कि आने वाले समय में पर्यटन यहाँ आएगा, यहाँ आकर के सारी कनेक्टिविटी के बाद पर्यटक यहाँ आएगा तो निश्चित है बूंदी के जैसा पर्यटकों के लिए कोई बेहतर जगह नहीं होगी। क्योंकि बूंदी में रामगढ़ विषधारी जब डेवलप होगा तो वो केवल जंगल ही नहीं, जंगल के साथ साथ यहाँ की विरासत को भी देखने के लिए आज पर्यटक आता है, उसको जंगल भी सफारी का भी काम मिलेगा और उसके साथ कई उसको नौकायन का भी यहाँ लुत्फ उठाने का मिलेगा। तो निश्चित रूप से बूंदी के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर आने वाले समय में रहने वाला है।